काफी समय पूर्व जब औरंगजेब के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर कोने कोने से विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो एक व्यक्ति ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने न केवल इस युद्ध में भाग लिया अपितु संकल्प भी लिया, हे हिंदवी स्वराज श्री हरिची इच्छा अर्थात भारतवर्ष की स्वतंत्रता ही ईश्वर की श्रेष्ठ इच्छा है। परंतु ये संकल्प लेते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उनके वंशजों में एक ऐसा अंतर्युद्ध होगा जो महाभारत समान होगा और जिसमें केवल भारतवर्ष का स्वाभिमान पराजित होगा। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा रघुनाथ राव और माधव राव के बीच उस अंतर्युद्ध से जिसे रोका जा सकता था परंतु वहीं मराठा साम्राज्य को लील गया। तो अवलंब आरंभ करते हैं। आज मराठावाड़ा के इतिहास में रघुनाथ राव को कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। सब उन्हें उस क्षण के लिए जानते हैं जब सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने अपने ही भतीजे नारायण राव की हत्या करा दी। परंतु क्या रघुनाथ राव प्रारंभ से ही इतने कुटिल थे? शायद नहीं, क्योंकि जब बाजीराव की 1740 में असामयिक मृत्यु हुई तो मराठा साम्राज्य के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न था अब उनकी विरासत को कौन बढ़ाएगा। स्वाभाविक तौर पर उनके ज्येष्ठ पुत्र बालाजी राव को चुना गया और जो काम बाजीराव के लिए उनके अनुज चिमाजी राव करते थे वही बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब पेशवा के लिए उनके अनुज रघुनाथ राव करने लगे। परंतु रघुनाथ राव कूटनीति और युद्ध नीति में अपने पिता और चाचा दोनों से ही 10 कदम आगे थे। उन्होंने अखंड भारत को पुनर्जीवित करने की ओर सशक्त कदम बढ़ाए और बंगाल में उनके नेतृत्व में सेनाओं ने वहां के इस्लामिक आक्रांताओं में त्राहिमाम मचा दिया था। केवल इतना ही नहीं, जिन समुदाय से बात करना भी लगभग असंभव था जैसे सिख और जाट, उनके साथ इन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब लाहौर पर अफगान आक्रांताओं ने नियंत्रण जमाया था तो उसे छुड़ाने हेतु एक संयुक्त सेना ने धावा बोला जिसमें सिख और मराठा दोनों सम्मिलित थे। यूं ही नहीं, कटक से अटक तक रघुनाथ राव ने अखंड भारत को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु फिर इतना कुशल और बलशाली योद्धा अचानक से मराठा साम्राज्य का शत्रु कैसे बन गया? कारण थे नाना साहब पेशवा। ये वो समय था जब दिल्ली पर रोहिल्ला समुदाय ने आक्रमण किया था और इसी प्रकरण में नाना साहब पेशवा ने मुगलों को और रोहिल्लाओं की संयुक्त फौज को इतना कूटा कि उनके पास आत्मसमर्पण करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। अब मराठा साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को अपना बना लिया था और अगला निशाना थे अफगान। परंतु ये लड़ाई इतनी सरल नहीं थी। रघुनाथ राव के नाते ही रोहिल्ला आक्रांताओं ने पुनः अपना विश्वासघाती रूप दिखाया और 1760 में दत्ताजी शिंदे की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई। उन्होंने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। जैसे ही मराठाओं को इसकी सूचना लगी उन्होंने अविलंब योजना बनानी प्रारंभ कर दी। रघुनाथ राव अपने अनुभव से जानते थे कि अब्दाली को पराजित करने में काफी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि वो कोई मामूली आक्रांता नहीं है। परंतु पेशवा के तत्कालीन दीवान सदाशिव राव भाव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, सदाशिव राव भाव को मराठा सेनाध्यक्ष भी बना दिया गया, जबकि उन्हें उत्तर भारत के भूगोल और राजनीतिक समीकरणों का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। नाना साहेब पेशवा की इसी नासमझी के कारण मराठा सेनाओं के पास अवसर होते हुए भी वो अपनी क्षमताओं का संपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाए और पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। निसंदेह रघुनाथ राव के साथ अन्याय हुआ था, परंतु ये अन्याय कब कुंठा में परिवर्तित हुआ किसी को पता नहीं चला। रघुनाथ राव ने संपूर्ण मराठा साम्राज्य को अपना शत्रु मान लिया और धीरे धीरे उसे हत्याने के षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन ये बात एक व्यक्ति को बहुत कष्ट दे रही थी। वे थे माधव राव भट्ट, उनके अपने भतीजे। माधव राव ना तो बहुत प्रभावशाली थे और ना ही उन्हें शासन का बहुत अधिक ज्ञान था। वे तो सत्ता के लिए कोई लालसा भी नहीं रखते थे। परंतु पानीपत के तीसरे युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सदाशिव राव भाव के साथ उनके अपने ज्येष्ठ भ्राता विश्वास राव भी वीरगति को प्राप्त हो गए और मात्र 16 वर्ष की आयु में पेशवा माधव राव को मराठा साम्राज्य का शासन अपने हाथ में लेना पड़ा। माधव राव अपने पूर्वज पेशवा बाजीराव बल्लाळ की भांति एक कुशल नेतृत्व से परिपूर्ण थे। वे भली भांति परिचित थे कि योग्य नेतृत्व ही हिंदवी स्वराज को उसका खोया हुआ सम्मान पुनः दिला सकता है। उनके नेतृत्व में सर्वप्रथम ये अधिनियम स्थापित किया गया कि जो भी अपने कार्यों में भ्रष्ट सिद्ध हुआ और या जिसने भी राष्ट्रद्रोह किया उसे सार्वजनिक दंड दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली और शक्तिशाली क्यों ना हो।
इसका उदाहरण उन्होंने अपने ही परिवार के माध्यम से दिया, जब उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अपने ही काका रघुनाथ राव को कारावास में डालने का निर्णय भी किया। अब पेशवा माधवराव के जीते जी रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य का बाल भी बांका न कर पाई। इसमें महादजी शिंदे एवं नाना फडणवीस जैसे सलाहकारों ने उनका भरपूर साथ दिया, परंतु पेशवा माधवराव की असामयिक मृत्यु ने रघुनाथ राव को एक नई उम्मीद दी और नारायण राव का उदार स्वभाव उन्हीं को लील बैठा। 1773 में पेशवा पद पाने हेतु रघुनाथ राव ने षड्यंत्र रचा और पुणे में पेशवा के आधिकारिक निवास शनिवार वाड़ा में नारायण राव की बर्बरतापूर्वक हत्या की, परंतु वो सत्ता का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि जब महादजी शिंदे को ये पता चला तो उन्होंने तत्काल प्रभाव में पुणे को अपने नियंत्रण में लेने का कदम उठाया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके कारण प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, परंतु न केवल मराठा विजयी हुई अपितु रघुनाथ राव को आजीवन कारावास का दंड मिला और 1783 में अपना दंड भोगते भोगते उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि जिस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई वहां आज भी उनकी आत्मा वास करती है, ठीक वैसे ही जैसे शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है। पेशवा माधवराव भट्ट के नेतृत्व में नाना फडणवीस जैसे कूटनीतिज्ञ, राम शास्त्री जैसे न्यायाधीश एवं महाडजो शिंदे जैसे सेनापति को खूब शक्तियां दी गई, जिनके कारण कुछ ही वर्षों में मराठाओं ने फिर से अपना परचम लहराया। जितनी भूमि मराठा साम्राज्य ने खोई थी, पेशवा माधवराव भट्ट के शासनकाल में उन्होंने उससे ज्यादा पुनः प्राप्त कर ली। जब तक वे जीवित थे तब तक ब्रिटिश साम्राज्य बंगाल से आगे अपने फन नहीं फैला पाया। अब कल्पना कीजिए, यदि अपने ही परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के स्थान पर रघुनाथ राव ने चाणक्य की भांति युवा माधवराव को अपने विशाल अनुभव का ज्ञान एवं युद्ध नीति की दीक्षा दी होती, तो शायद ना अंग्रेज भारत में अपने पांव जमा पाते और समय से पूर्व भारत एक जनतांत्रिक देश भी होता, अखंड और हर रूप में समृद्ध। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।